मैं आनंद अवस्थी और आप सभी के बीच में एक कुछ हाउसिंग फाइनेंस के संबंध में जानकारी लेकर दोबारा आपके बीच आया हूँ। जैसा कि इसके पूर्व में मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया कि हाउसिंग फाइनेंस जो होते हैं ना, उस पर किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमको आवश्यकता होती है, लोन किस तरीके से मिलेगा, किन लोगों को नहीं मिलेगा, इन सब बहुत सारे मुद्दों पर मैं अभी कुछ चर्चा कर चुका हूँ। और उसी तारतम्य में एक नई वीडियो आपके बीच लेके आया हूँ कि हाउसिंग फाइनेंस जो कस्टमर ले रहे हैं उन सब के बीच में कुछ समस्याएं ये आती हैं कि उनको ये मालूम नहीं होता है कि इसका रीपेमेंट हमको किस तरीके से बैंक या फाइनेंस के थ्रू होगा। यानी कि हाउसिंग फाइनेंस में जो हमको किस्त मिलना है फाइनेंस के थ्रू या बैंक के थ्रू, वो किस किस स्टेज में हमको पेमेंट रिलीज यहाँ से होगा, ठीक है। और इसका रीपेमेंट जो होगा यानी कि ईएमआई जो बनेगी, उस ईएमआई का भुगतान भी हमको किस तरीके से करना पड़ता है। तो ये बहुत सारी समस्याएं अभी लोगों के बीच में देख रहा हूँ मार्केट में आती हैं। कई कस्टमर्स तो मेरे पास आते हैं क्योंकि उनको जो एम्प्लॉई है या तो वो समझा नहीं पाते या सामने वाला कस्टमर उस बात को समझ नहीं पाता है। तो इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं एक वीडियो आप सभी के बीच शेयर कर रहा हूँ। बाय द वे किसी का कोई कमेंट्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई डाउट्स है, तो कमेंट्स बॉक्स में नोट करके मेरे से इन्फॉर्मेशन ले सकता है या डायरेक्टली मेरे से आके यहाँ मिल सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। हाउसिंग फाइनेंस जो है ना, तो हाउसिंग फाइनेंस हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा जो है लोन है। एक्चुअल में इस पर हाउसिंग फाइनेंस जो कस्टमर लेते हैं ना, तो उनको आईटीआर जो फिलअप करते हैं तो इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाती है, छूट मिल जाती है। एक तो ये हुआ। दूसरा ये है कि जो जमा पूंजी होती है ग्राहक कस्टमर की, वो सारी जमा पूंजी अपनी ग्राहक को वहाँ पर नहीं लगानी पड़ती। फाइनेंस के थ्रू जो उसको फंड मिलता है ना, उस फंड का यूज करके वो अपनी प्रॉपर्टी को बना सकता है या परचेज कर सकता है। दूसरा फंडा ये रहता है कि जो ग्राहक के बीच में अमूमन समस्या आती है, फाइनेंस का जो अमाउंट हमको रिलीज होना है उसके बीच में। तो इसमें बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं झगड़ा करने लगते हैं, चूँकि जानकारी नहीं होती, या यूँ माने तो जो बैंक या फाइनेंस में एम्प्लॉई होते हैं वो उनको जानकारी नहीं देते। तो ये हमको जानकारी एक ग्राहक होने के नाते लेना भी चाहिए, और फाइनेंसर या बैंकर्स होने के नाते हमको ये कस्टमर को, हर एक कस्टमर को अवेयर करना चाहिए, उसको जानकारी देनी चाहिए। इसके बाद ही हमको फाइल को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सबसे पहले होता क्या है कि मैं सभी लोगों को एक जानकारी देना चाहूँगा कि जो होम हाउसिंग फाइनेंस होता है, जो घर मकान बनाने के लिए लोग लोन लेते हैं, उस पर सबसे पहले जो रिपेमेंट बैंक की तरफ से उसको फाइनेंस का फंड रिलीज जो होता है ना, वो कस्टमर की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के बिहाफ पर होता है। फॉर एग्जांपल, कस्टमर का खाली प्लॉट था, उसने फाउंडेशन बना रखा है। अब फाउंडेशन में देखना पड़ेगा कि उसका स्टेप कितना होगा। फॉर एग्जांपल, प्लेंथ लेवल उसका कंप्लीट है, भराव वगैरह कंप्लीट हो गया है, डीपीसी वगैरह कंप्लीट हो गई है, सिर्फ हमारी दीवारों पर जाना है। तो इस स्टेज पर जो भी हमने लोन बैंक या फाइनेंस से लिया है, उसका 25% का जो फंड होता है ना, वो रिलीज होता है, ठीक है। जैसे 10 लाख का लिया तो 10 लाख का 25% यानी 25% पैसा कंपनी हमको रिलीज करेगी। एक हुआ। दूसरा ये होता है कि सेकेंड स्टेप, जब कस्टमर अपनी तरफ से दीवार कंप्लीट कर लेगा, यानी लेंटर लेवल का उसका पूरा जितना डेवलपमेंट एरिया था, जितना उसने एस्टीमेट वर्किंग प्लान अपन को बना के फाइनेंस में दिया है, उतना उसका जैसे दीवार लेवल हो जाएगा कंप्लीट, यानी कि लेंटर लेवल कंप्लीट हो जाएगा, उस पर 10 या 15% का फंड उसका लोन अमाउंट का रिलीज होता है। पर कस्टमर को जानकारी नहीं होती है, तो वो क्या करता है, जैसे फाइनेंस हुआ, पहली चेक उसको मिलती है, उसके बाद वो जो उसके एक्सपेंस हो गए थे पहले फाउंडेशन लेवल पर, वो रिपेमेंट करने के बाद बोलता है सर वो हमारा दीवार का काम नहीं हो पा रहा चूँकि मेरे पास पैसा नहीं है। जबकि उसको ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा है वो फाउंडेशन लेवल का है, फाउंडेशन का फंड हमको पहले मिल चुका है। क्योंकि कंडीशन ये बनती है कि पहले कस्टमर यानी कि जो लोन लिया है ग्राहक, वो अपने साइड से अपना फंड लगा के उस स्टेज को कंप्लीट करेगा। उस स्टेज का जो वैल्यूएशन होगा, उस वैल्यूएशन के बिहाफ पर कंपनी या बैंक लोन अमाउंट का उतना ही परसेंट फंड रिलीज करेगा। क्योंकि हर एक स्टेप पर एक परसेंट फिक्स होता है कि इतना इसका वैल्यूएशन है, उस वैल्यूएशन पर उसका फंड उसका रिलीज होता है। देन सेकंड होता है लेंटर लेवल। लेंटर लेवल यदि प्रॉपर्टी हो गई है
तो उसका 10 या 15% का जो है अमाउंट रिलीज होता है। इसके बाद होता है लेंटर कंप्लीट होना। लेंटर कंप्लीट होने के बाद उसका 20 से 25% का पैसा दोबारा रिलीज हो जाता है। थर्ड स्टेप आता है उसका प्रॉपर्टी कंप्लीट होना, यानी कस्टमर की फिनिशिंग प्रॉपर्टी की हो जाना, उस पर पोजीशन लेना, तो उसको फाइनल पेमेंट रिलीज हो जाता है। कई बैंक या फाइनेंस क्या होते हैं कि 2 या 3 स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा के उसका फंड रिलीज करने का प्रयास करते हैं। कई बैंक या फाइनेंस ऐसे हैं जो उसको फंड जो है रिलीज कर देते हैं। वो डिपेंड करता है बैंकर्स की पॉलिसी, ठीक है, और कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का जो लोन टाइप है वो किस कैटेगरी में जो है फंडिंग कर रहे हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता। तो सबसे बड़ी जो बात होती है ना, वो ये होता है कि एज अ कस्टमर हमको बैंक या फाइनेंस के एम्प्लॉई से, यदि एम्प्लॉई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है जूनियर, तो उसके सीनियर बॉस से बात करके समझना चाहिए कि इसका रीपेमेंट हमको किस तरीके से होगा, यानी कि बैंक की तरफ से जो रीपेमेंट हमको होने वाला है, जो पेमेंट रिलीज होने वाला है, वो किस स्टेप में, कितने स्टेप में होगा, और उसकी क्या प्रोसेस होगी, मेरे को क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्योंकि हर एक स्टेप पर कंडीशन ये बनती है कि कुछ बैंक एम्प्लॉई NBFC जो फाइनेंस है उस पर उनके ऑन रोल जो एम्प्लॉई है ना, वो उस स्टेज का फुटेज लेके अपने टेक्निकल को देते हैं और टेक्निकल उसका वैल्यूएशन करके फंड रिलीज कर देते हैं, इन केस को डिसबर्स आगे कर देते हैं। और कुछ फाइनेंस बैंक्स में ये होती है कि वो टेक्निकल मैनेजर, ठीक है, या जो भी उनका टेक्निकल एम्प्लॉई है वो टेक्निकल जाएगा, टेक्निकल उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन करेगा, उस वैल्यूएशन के बिहाफ पर वो अपनी ऑपरेशन टीम को या सीनियर्स को इन्फॉर्म करेगा, सर इतना इसका कस्टमर का इतना जो है स्टेज हो चुका है और इस स्टेज के बिहाफ पर इसका फंड इतना रिलीज कर दिया जाए। तो जो ऑपरेशन है या उसके जो बॉस हैं उस स्टेज के बिहाफ पर उसका अपना फंड रिलीज कर देते हैं। कई बैंक फाइनेंस में क्या होता है कि डायरेक्ट कस्टमर को NEFT या RTGS कर दिया जाता है। कई बैंक फाइनेंस में पार्ट पेमेंट की चेक उनको रिलीज होती है। तो एक तो ये टॉपिक था कि कस्टमर को हर एक बैंक फाइनेंस में जाके जो लोन ले रहे हैं उनसे ये जानकारी लेनी चाहिए, रीपेमेंट हमारा बैंक की तरफ से किस तरीके से होगा। दूसरा ये रहता है कि कस्टमर को जो पैसा रिलीज हुआ है उसकी EMI हमको किस तरीके से कब पे करनी पड़ेगी। तो कंडीशन सीधे एक बनती है, हाउसिंग फाइनेंस में कभी भी फाइनल आपको EMI नहीं लगती। फाइनल EMI जो आपकी सैंक्शन लेटर पर रहती है वो तब लगती है जब कस्टमर का सारा पैसा, उसको जो लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ था, सैंक्शन अमाउंट कस्टमर को रिसीव हो जाए, यानी कि उसको प्राप्त हो जाए। उसके बाद उसके नेक्स्ट मंथ से कस्टमर को फाइनल EMI जो एज पर सैंक्शन लेटर होती है वो उसको लगती है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि फाउंडेशन लेवल पर जो पेमेंट रिलीज हुआ, कस्टमर को रिलीज होने के बाद उसकी EMI लगेगी, जो भी उसकी कैलकुलेटिव EMI बनेगी वो बैंक या NBFC है वो कस्टमर को इन्फॉर्म करती है, उनके पास मैसेज भी आते हैं। प्लस ये है कि जो एम्प्लॉई है, टेली कॉलर है, वो भी उनको इन्फॉर्म करते हैं, सर आपका EMI कितना है और आप अपने अकाउंट में मेंटेन करके चलिए। 3, 4 या 5 या 6 स्टेप में कई बैंक फाइनेंस में होता है ऐसा। तो जितना स्टेप बाय स्टेप कस्टमर का लोन का फंड रिलीज होता जाएगा उसकी उतनी ही EMI का अमाउंट आगे बढ़ता जाएगा। फाइनल EMI तभी लगेगी जब उसका फाइनल पेमेंट रिलीज हो जाएगा। तो ये हर एक कस्टमर को इन्फॉर्मेशन लेनी भी चाहिए। बैंक NBFC के जो भी एम्प्लॉई हैं, हर एक एम्प्लॉई का ये दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइल लॉगिन टाइम पर ही कस्टमर को सारी जानकारी दे दें, जिससे कस्टमर अवेयर रहे और उसको असुविधा का सामना ना करना पड़े। क्योंकि उससे होता क्या है कि कस्टमर 4 लोगों के बीच चर्चा करता है, बोले उन्होंने हमको जानकारी नहीं दी, मेरे को मालूम नहीं था, अब मैं फंस गया हूँ। जबकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि फर्स्ट तो क्या है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए बैंक या फाइनेंस से, पर ऐसा होता नहीं। तो मेरा तो सभी से यही है कि एज अ कस्टमर होने के नाते आप बैंक या फाइनेंस के हर एक एम्प्लॉई से अपने लोन के संबंध में सारी जानकारी लें। दूसरा ये है, एक बैंकर्स की तरफ से हर एक अपने कस्टमर को, ग्राहक को सही जानकारी सही टाइम पर उसको देना चाहिए और उसको जागरूक करना चाहिए, जिससे रीपेमेंट का भी इशू ना हो और मार्केट में 4 लोग आपके प्रति गलत भावना ना रखें। क्योंकि यदि ऐसी स्थिति
बनती है तो कस्टमर क्या है परेशान होता है, क्योंकि जब मकान लेता है ना तो सारी जमा पूंजी उसकी वहाँ पर खर्च हो जाती है। तो उस दौरान उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मकान में लेबर भी उसका भी देना है, जो उसने माल खरीदा है, सामग्री खरीदी है, उसको भी खर्चा है, फैमिली के भी एक्सपेंस होते हैं, तो उसके पास क्या है ना जमा पूंजी बचती नहीं, इस वजह से बहुत ज़्यादा वो हेजिटेट होता है। ठीक है, तो उसको जो है गुस्सा ना आए, उससे बेहतर है कि हम आप सही जानकारी कस्टमर को रियल टाइम पर ही दे दें, फाइल लॉगिन के पहले ही उसको जानकारी दे दें, और जिस दौरान हमारे उससे बातचीत होती रहे ना, तो उसको हर एक टॉपिक पर हम उसको इन्फॉर्म करते हैं। यदि कहीं डाउट्स है तो उसके हमको सारे क्लियर करने चाहिए। तो बस यही मेरा था कि हर एक व्यक्ति अवेयर हो और